Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed our previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to become a Telegram group member, you can click on the link given in the description. And the topic that we are going to study today is Basic Principles of Organic Chemistry. This is topic number 14 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 11th. इस टॉपिक्स में ये सारे सब टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें से जो पहले के 4 सब टॉपिक्स है वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुकी हूँ पहले वाले वीडियोस में। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया है तो आप ऊपर दी आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हो। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इस वीडियो में वो है आइसोमेरिज्म और कुछ पार्ट थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का। एक्चुअली ये सबसे बड़ा पार्ट है इस चैप्टर का, इसलिए इस पार्ट को मैं 2 से 3 वीडियो में डिवाइड करके पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम आइसोमेरिज्म से। सो व्हाट इज आइसोमेरिज्म? तो कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सपोज ए और बी दो एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होगा बट उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। जैसे ए का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ये है और बी का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ये है। तो यदि आप देखो तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में C2H5OH ही है। ठीक है, मतलब C2H5OH है। ठीक है, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सेम है बट दोनों का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट है। ऐसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, उसे कहते हैं आइसोमर्स और उस फिनोमिनन को कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड ए और बी क्या हुए? आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। उनका फिनोमिना क्या हुआ? उनका फिनोमिना हुआ आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिकली 2 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दिखता है। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो मैंने अभी अभी आपको ये ड्रॉ करके दिखाया, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बट हम अब अपने क्लास में सिर्फ एक ही पे मेन कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पे। तो देखिए आइसोमेरिज्म मतलब क्या? आइसोमेरिज्म मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनके अरेंजमेंट्स में कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, अब ये आइसोमेरिज्म 2 टाइप का है। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा क्योंकि वो आइसोमर्स है बट उनका डिफरेंस कहाँ है? उनका डिफरेंस है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। बस स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब ओ कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंसेस सिर्फ उनके अरेंजमेंट अराउंड द कार्बन एटम पे। ठीक है, तो मैं ये तो आपको ज्यादा है नहीं डिटेल में बट तो भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एग्जांपल से। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है बट अरेंजमेंट अराउंड द कार्बन डिफरेंट है। तो ये हुआ आपका दोनों मॉलिक्यूल स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हो ए के बगल में सी और डी है पहले केस में, यहाँ पे ए के बगल में सी और डी है, यहाँ पे सी और बी था या सी और डी है। तो एक्चुअली आप देखोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है ये दोनों कंपाउंड का, ये दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है बट अरेंजमेंट जो अराउंड द ग्रुप है वो डिफरेंट है। तो स्टीरियो आइसोमर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, और एक है ज्योमेट्रिकल। बट हम इसमें डिटेल में नहीं जाने वाले हैं, हम डिटेल में जाएंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो फर्स्ट टाइप है, 5 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। जिसमें से जो फर्स्ट है वो है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में 2
या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट कार्बन स्केलेटन डिफरेंट है उसे कहेंगे चेन आइसोमेरिज्म। तो इसका एग्जांपल देना हो तो मैं दूंगी ये एन ब्यूटेन, ठीक है, ये है आपका एन ब्यूटेन 4 कार्बन का एंड 2 मिथिल प्रोपेन और ये है आपका 2 मिथिल प्रोपेन। अब आप देखोगे ये दोनों में कार्बन का काउंट सेम है, हाइड्रोजन काउंट सेम है, ठीक है, बट इधर डिफरेंस किस में है, कार्बन स्केलेटन में। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट कार्बन स्केलेटन अलग है, एक लीनियर है एक ब्रांच्ड है। तो ये दोनों हुए एक दूसरे के चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड जो है वो पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है बट वो फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट पोजीशंस होता है, इसलिए उसको पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। मतलब डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप इन सेम स्केलेटन। कार्बन स्केलेटन सेम है, कार्बन स्केलेटन का फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है बट फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन डिफरेंट है, जैसे 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। तो आप देख सकते हो यहां पे ये है आपका 1 ब्यूटीन और ये है आपका 2 ब्यूटीन। तो ये दोनों में क्या है, ये दोनों में आप देखोगे तो जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है, दोनों में भी, दोनों में कार्बन काउंट सेम है, हाइड्रोजन काउंट सेम है, दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला में ऑलमोस्ट सेम है बट पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड डिफरेंट है, दैट इज पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए हुआ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम था बट इस केस में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, जैसे डाइमिथिल ईथर और इथेनॉल। तो डाइमिथिल ईथर और इथेनॉल में आप देखोगे कि कार्बन नंबर सेम है, हाइड्रोजन नंबर सेम है, ऑक्सीजन नंबर सेम है बट दोनों में फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है, एक में फंक्शनल ग्रुप ईथर है, एक में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है। तो ये हुआ आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। मतलब दो और दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है बट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में कार्बन एटम का काउंट डिफरेंट है, तो उसे कहेंगे मेटामेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो C2H5O C2H5, तो ये हुआ डाइइथिल ईथर। अब एक है ये वाला, तो इसमें आप देखोगे कि कार्बन काउंट सेम है, हाइड्रोजन काउंट सेम है, ऑक्सीजन काउंट सेम है, ये ए और बी में दोनों में, ठीक है, दोनों में सेम है बट जो फंक्शनल ग्रुप भी सेम है बट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन के काउंट डिफरेंट है, तो उसे क्या कहेंगे, मेटामेरिज्म। और जो लास्ट है वो है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म एक्चुअली ऐसे आइसोमर्स हैं जिनमें रैपिड इंटरकन्वर्टिंग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है, जैसे कि सपोज आपके पास एसीटोन है और एसीटोन हमेशा जो है वो रैपिडली इंटरकन्वर्ट होता रहेगा ऐसे वाले स्ट्रक्चर में। देखिए मैं दिखाती हूं, ये वाले स्ट्रक्चर में जहां आप देख सकते हो डबल बॉन्ड यहां से हिल के अब यहां पे आ गया है और हाइड्रोजन CH3 से हटके OH पे चला गया है। तो ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर है, इक्विलिब्रियम पे होता है। इक्विलिब्रियम मतलब एक टाइम में आधे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे और आधे ऐसे, और ये दोनों एक दूसरे में हमेशा इंटरकन्वर्ट होते रहेंगे। ये टॉटोमेरिज्म में जो फर्क होता है वो सिर्फ होता है प्रोटॉन एटम का फर्क, मतलब एक में प्रोटॉन एटम CH3 को अटैच होता है, एक में OH को। तो ये हो गया टॉटोमेरिज्म। तो अब आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कितने टाइप के हैं, 5। चेन आइसोमेरिज्म जिसमें कार्बन स्केलेटन का फर्क होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, कार्बन स्केलेटन सेम है बट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट होता है। मेटामेरिज्म जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है, बट जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ कार्बन एटम्स के काउंट डिफरेंट है। और नेक्स्ट है टॉटोमेरिज्म जिसमें इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में सिर्फ प्रोटॉन के पोजीशन पे और आपके डबल बॉन्ड के पोजीशन पे डिफरेंस होता है।
नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो हम अब से और आगे वाले क्लास से ऑर्गेनिक रिएक्शंस डिटेल में पढ़ने वाले, बट ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज होते हैं और उनके जो इंपॉर्टेंट रोल्स हैं उन्हें वो समझना होगा। मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक रिएक्शन होता क्या है और उसमें किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, वो यदि हम समझ ले तो हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस आगे वाले क्लास में इजीली पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन से। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है कार्बन एटम में जो रिएक्टेंट का होता है और ब्रेक होता है न्यू कोवैलेंट बॉन्ड देने के लिए, दैट इज ऑफ प्रोडक्ट। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में होता क्या मैं बताती हूँ। देखो A प्लस बी रिएक्ट होगा देने के लिए C प्लस डी। ठीक है, अब क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, मैं A को कहूंगी सबस्ट्रेट, यहां याद रखिए ये वर्ड्स के, मैं इसके मीनिंग एक्सप्लेन करूंगी। मैं यहां B को कहूंगी रिएजेंट, B को क्या कहूंगी रिएजेंट, C को क्या कहूंगी प्रोडक्ट और D को कहूंगी बाई प्रोडक्ट। अब ये सबकी संख्या वैरी हो सकती है, कोई रिएक्शन में 2 सबस्ट्रेट हो सकता है, किसी में 2 से ज्यादा रिएजेंट हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी 2 से ज्यादा फॉर्म हो सकते हैं, बाई प्रोडक्ट्स भी 2 से ज्यादा फॉर्म हो सकते हैं, इट डजंट मैटर। ठीक है, बट अभी मैं सिर्फ मीनिंग एक्सप्लेन करने के लिए एक एक ले रही हूं। तो सबस्ट्रेट मतलब वो कार्बन एटम जिसका कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। सबस्ट्रेट मतलब क्या, वो कार्बन एटम जिसका कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है न्यू कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। और प्रोडक्ट मतलब वो मॉलिक्यूल या वो जिसका कार्बन एटम में न्यू कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो सबस्ट्रेट को आप रिएक्टेंट भी कह सकते हो। ठीक है, सबस्ट्रेट को क्या कह सकते हो रिएक्टेंट, मतलब जो अपना कार्बन एटम प्रोवाइड करेगा उसका कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट, और जिसमें न्यू कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा उसे कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है उसे कैरी करने के लिए, सबस्ट्रेट का कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें और भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और वो चीज जो सबस्ट्रेट का कोवैलेंट बॉन्ड तोड़ने में, रिएक्शन को अकर करने में हेल्प करता है उसे कहते हैं रिएजेंट। तो रिएजेंट वो रिएक्टेंट है दूसरा जो ये सब चेंजेस करने में हेल्प करता है। प्रोडक्ट मतलब वो जहां न्यू कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है और जिसमें हम इंटरेस्टेड थे। ये पूरा जो है ये पूरा क्या है केमिकल रिएक्शन। तो ये पूरा केमिकल रिएक्शन जिसके लिए हमने किया वो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अलावा जो साइड मटेरियल मिलेगा जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं थे उसे कहेंगे बाई प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट और रिएजेंट रिएक्ट होकर प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट देते हैं, बट बाई चांस बीच में वो कुछ अनस्टेबल मटेरियल बनाते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट रिएक्ट कर रहे हैं देने के लिए प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट, बट इस कोर्स में वो लोग एक कुछ अनस्टेबल मटेरियल बना रहे हैं। जो अनस्टेबल मटेरियल रिएक्शन को अकर करने में हेल्प करता है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट्स। ठीक है, तो अब आप केमिकल रिएक्शन समझ गए होंगे। केमिकल रिएक्शन में क्या लगता है, सबस्ट्रेट लगता है, रिएजेंट लगता है, जो आपस में रिएक्ट होकर आपको देते हैं प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट मतलब वो जो अपने कार्बन एटम का कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है न्यू फॉर्म करने के लिए। ठीक है, रिएजेंट मतलब वो जो उसके कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक होने में हेल्प करता है कि न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। प्रोडक्ट मतलब वो जिसमें हम इंटरेस्टेड थे और जहां न्यू कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। और बाई प्रोडक्ट मतलब वो जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं थे पर तो भी वो बन गया है। और ये सब के बीच में, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के बीच में जो अनस्टेबल प्रोडक्ट, अनस्टेबल स्पीशीज बनता है उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। अब एक कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है हर एक स्टेप में। तो मैंने तो यहाँ पे आपको रिएक्शन एक ही स्टेप में दिखा दिया है। ठीक है, बट कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस 2, कुछ 5, कुछ 10 स्टेप में भी होते हैं, बट हर एक स्टेप में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। दूसरा बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग होता है। तो हर एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप देखोगे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग होगा, साथ ही साथ एनर्जी की चेंजेस होंगे। ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग इंटरमीडिएट्स बनेंगे, शेप्स ऑफ वेरियस स्पीसीज।
और साथ ही साथ आपका रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस दिखते हैं आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में। अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब वो बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में मिल रहा है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हुआ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड का क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग, रिएक्टेंट से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो ही प्रोडक्ट बनेगा। तो क्लीवेज या ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के, होमोलेटिक क्लीवेज, हेट्रोलेटिक क्लीवेज। वर्ड से समझ गए होंगे, होमो मतलब सिमिलर या सेम, ठीक है, होमोलेटिक मतलब सेम, हेट्रोलेटिक मतलब डिफरेंट, हेट्रो मींस डिफरेंट। तो होमोलेटिक क्लीवेज और हेट्रोलेटिक क्लीवेज। तो चलिए पहले हम देखते हैं होमोलेटिक क्लीवेज। होमोलेटिक क्लीवेज में क्या है, ये देखिए आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट बना है कोवैलेंट बॉन्ड से मतलब शेयरिंग ऑफ दो इलेक्ट्रॉन से। तो होमोलेटिक क्लीवेज में मैंने कहा होमो मींस सेम, मतलब इसका क्लीवेज सेम होता है। मतलब इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक होगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक के पास जाएगा। दो एटम्स के बीच में ये बॉन्ड बना था बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन एक के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास, इसलिए इसे कहते हैं होमोलेटिक क्लीवेज, दैट इज सेम क्लीवेज। ठीक है, इस होमोलेटिक क्लीवेज को इस तरह के एरो से दिखाया जाता है जिसको बोलते हैं सिंगल हेडेड एरो। सिंगल हेडेड एरो क्यों चाहिए? क्योंकि आप रिएक्शन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का दिखा रहे हो, या मूवमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का दिखाया जा रहा है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इसलिए इसको सिंगल हेडेड एरो से दिखाना है। यदि आप डबल हेडेड ऐसा एरो ड्रॉ करोगे मतलब आप दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। सिंगल हेडेड एरो मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। ठीक है, ये हेड से आप पहचानना है। तो यहाँ सिंगल हेडेड एरो से ही होमोलेटिक क्लीवेज दिखाया जाता है। सेकेंड थिंग, जो टेल होता है इसका, ये हुआ आपका टेल और ये हुआ आपका हेड। जो टेल है एरो का, वो टेल वहां से शुरू होगा जहां से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो रहा है। तो टेल कहां जाएगा? जहां से मूवमेंट शुरू हो रहा है। और हेड वहां होगा जहां पे मूवमेंट खत्म हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहा है इसलिए टेल यहां है, और वो खत्म हो रहा है ए पे इसलिए हेड यहाँ है। तो आप ये रिएक्शन को ऐसे नहीं दिखा सकते हो, याद रखिए, आप ऐसे नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, ये रॉन्ग वे है, क्योंकि आप हेड दिखा रहे हो ए के पास और सर टेल दिखा रहे हो ए के पास और हेड दिखा रहे हो बॉन्ड के पास, बट एक्चुअली ये है ऐसे, टेल है बॉन्ड के पास और हेड है ए के पास। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो रहा है यहां से और एंड हो रहा है ए पे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां से और एंड हो रहा है बी पे, इसलिए आपको हेड और टेल बराबर से ड्रॉ करना है। तो ये हुआ होमोलेटिक क्लीवेज। तो होमोलेटिक क्लीवेज में क्या होता है? बॉन्ड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना है, दोनों इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये है एक एग्जांपल जहां CH3Cl दैट इज मिथिल क्लोराइड का होमोलेटिक क्लीवेज हो रहा है। अब इसमें होमोलेटिक क्लीवेज में देखिए यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से शुरू होकर CH3 पे जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से शुरू होकर Cl पे जा रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ Hmu मतलब लाइट, Hmu मतलब लाइट याद रखिए हमेशा। और ये मिलेगा आपको मिथिल फ्री रेडिकल और क्लोरीन रेडिकल। तो ये जो स्पीशीज है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जो स्पीशीज है उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट, इसको एक डॉट से दिखा रहे हैं। इसे कहते हैं रेडिकल या फिर फ्री रेडिकल। इसे क्या कहिएगा? रेडिकल या फिर फ्री रेडिकल। तो जो स्पीशीज जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे क्या कहेंगे? रेडिकल या फ्री रेडिकल। होमोलेटिक फिशन जो है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट दैट इज लाइट, या फिर पेरोक्साइड दैट इज H2O2, या फिर हाई टेम्परेचर। तो जब भी आपको होमोलेटिक फिशन करना है तब आपको क्या यूज करना होगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या फिर पेरोक्साइड या फिर हाई टेम्परेचर। ठीक है, और इस रिएक्शन में होमोलेटिक फिशन में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो होते हैं फ्री रेडिकल या नॉन पोलर रिएक्शंस। अब आपको याद रखना होगा ये जो फ्री रेडिकल होते हैं वो हाईली अनस्टेबल स्पीशीज है, क्योंकि उनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो हाईली अनस्टेबल स्पीशीज है। इसलिए जैसे वो बनते हैं वो तुरंत ढूंढते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के लिए और वो फिर प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको और एक बात याद रखना है कि जो ये फ्री रेडिकल है उस कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है,
तो मिथिल फ्री रेडिकल का एग्जांपल लिया, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो यहाँ का जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज, वो कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज, और वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। तो आप देख सकते हो ट्राइगोनल है, ट्राइंगल दिखता है, दिख रहा है आपको, ये देखिए सारे पॉइंट जोड़ दीजिए, दिखा आपको ट्राइंगल, तो और एक प्लेन में है, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री इस कार्बन का, वो sp2 हाइब्रिडाइज है। और उसके pz ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से वो हाईली अनस्टेबल स्पीशीज है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल है कि उसका कार्बन एटम कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज, वो प्लेनर ट्राइगोनल ज्योमेट्री का होता है, और उसके pz ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो आपको ये ऑर्डर याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो टर्शियरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है। आपको याद रखना होगा ऐसा रेडिकल जिसमें 3 कार्बन अटैच हो, सेंटर कार्बन को ज्यादा स्टेबल है। फिर सेकेंडरी रेडिकल जिसमें सेंटर वाले रेडिकल वाले कार्बन को 2 कार्बन अटैच हो। उसके बाद इथिल रेडिकल, मतलब सेंटर वाले कार्बन को 1 ही कार्बन अटैच हो। और फिर मिथिल रेडिकल। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, मिथिल रेडिकल, और सबसे ज्यादा स्टेबल है टर्शियरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल। नेक्स्ट है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। अब हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या हो रहा है, देखिए कोवैलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, मैंने पहले ही आपको बताया, करेक्ट। अब आपका कोवैलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होने के बजाय अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इसलिए ये है हेट्रोलिटिक क्लीवेज। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम के पास चले जाते हैं और दूसरे के पास कुछ नहीं रहता। इस टाइप के रिएक्शन को आपको डबल हेडेड एरो से दिखाना है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही साथ मूव कर रहे हैं, इसलिए आप डबल हेडेड एरो के साथ दिखाओगे। एक एटम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और एक के पास कुछ नहीं आएगा। जिसके पास कुछ नहीं आएगा उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आया, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसे हम कैटायन कहेंगे। और जिसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए हैं उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसे हम एनायन कहेंगे। ठीक है, आपको याद रखना होगा हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, 2 एटम्स होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास चला जाता है जो एनायन बनता है, और एक के पास कुछ नहीं रहता, वो कैटायन होता है। आपको याद रखना है कौन सा एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये क्वेश्चन है। क्योंकि सपोज मेरे पास CH3Cl है, तो कार्बन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए Cl के पास, तो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, जैसे यहाँ मिथिल ब्रोमाइड है, मिथिल ब्रोमाइड में आपको पता है ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, हमेशा याद रखिए हैलोजेन्स ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है, इसलिए ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले रहा है और वो ब्रोमाइड आयन बना रहा है, और कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वो कार्बोकैटायन बना रहा है। ठीक है, हेट्रोलिटिक फिजन जो है वो पोलर सॉल्वेंट सपोर्ट करता है, तो हेट्रोलिटिक फिजन को कौन सपोर्ट करता है, पोलर सॉल्वेंट। मिथिल ब्रोमाइड में ब्रोमीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ ब्रोमाइड एनायन बनता है और मिथिल का कार्बोकैटायन। ठीक है, अब कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बोकैटायन जो मिथिल कार्बोकैटायन है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहाँ पे भी आप देखोगे फ्री रेडिकल जैसे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी आपका सेंटर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, यहाँ पे भी देखिए फ्री रेडिकल जैसा ही है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, बट उसका pz ऑर्बिटल वैकेंट है। फ्री रेडिकल में क्या था, उसके pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, बट कार्बोकैटायन में सब स्ट्रक्चर फ्री रेडिकल जैसा है, बट pz ऑर्बिटल क्या है, वैकेंट है, एम्प्टी है। ठीक है, और उसके ये 3 जो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड उसके pz ऑर्बिटल को परपेंडिकुलर है, ऐसे। तो ये pz ऑर्बिटल और तीनों बॉन्ड इस तरह से, तो परपेंडिकुलर है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो फ्री रेडिकल की तरह ही सेम इसकी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है। टर्शियरी ब्यूटिल कैटायन ज्यादा स्टेबल है, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ठीक है, फिर इथिल कार्बोकैटायन और फिर मिथिल कार्बोकैटायन। तो आप देखोगे इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर वेरी सिमिलर टू फ्री रेडिकल।
नेक्स्ट है हेटेरोलिटिक फिजन से कार्बेनियन भी बनता है कभी कभी। कब बनेगा? यदि कार्बन कुछ ऐसे एटम को ज्वाइंट हो जहां कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अभी हमने कौन सा एग्जांपल देखा था? कार्बन एक ऐसे एटम को ज्वाइंट था जहां दूसरा एटम कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए कार्बन कार्बोकेटायन बनाया था। बट यदि कार्बन कुछ ऐसे एटम को ज्वाइन हो जहां कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ मूव करेंगे और वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर और पॉजिटिव उस एटम के ऊपर। तो उस केस में आपको मिलेगा कार्बेनियन। तो कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? कार्बोकैटायन। और कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज क्या हुआ? कार्बेनियन। ठीक है, तो ये कब होता है? जब कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को अटैच हो। अब जो सेंट्रल कार्बन एटम है कार्बेनियन का, उसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट होता है। मतलब उसके पास तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, मतलब ये तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो उसके 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, इसलिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और उसके पास एक नेगेटिव चार्ज होता है। कार्बोकेटायन हो या कार्बेनियन हो या फ्री रेडिकल हो, तीनों भी अनस्टेबल है, तीनों भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है और वो तुरंत ही दूसरे के साथ कंबाइन करके फाइनल प्रोडक्ट देते हैं। कार्बोकेटायन या कार्बेनियन हो, ये दोनों भी मतलब हेटेरोलिटिक फिजन पोलर सॉल्वेंट में के प्रेजेंस में ही होता है। And that's all for today. Thank you. If you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyourdoubt04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up. Share this video to more and more of your friends. And before departing, pains, positive attitude in negative situation. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.